नमस्कार साथियों। आज हम लोक प्रशासन बीए पार्ट सेकंड भारतीय प्रशासन का विकास बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिसे हम आज प्रशासन के रूप में देख रहे हैं। वह एक दिन का परिणाम नहीं है, अपितु सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल से प्रारंभ होकर कई चरणों की विकास यात्रा के सोपान पार करते हुए आज का प्रशासन हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। वैदिक साहित्य, बौद्ध धर्म, जैन साहित्य, धर्मशास्त्रों से इस विकास यात्रा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता चलता है। दो बातें यहाँ हमेशा देखने को मिली कि ग्राम प्रारंभिक इकाई के रूप में था और केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के तत्व सदैव ही इस प्रशासन में मौजूद रहे थे। अब हम प्रशासन को समझने के लिए इसे कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे प्राचीन काल, फिर मध्यकाल। मध्यकाल में हम राजपूतकालीन, सल्तनतकालीन और मुगलकालीन प्रशासन का अध्ययन करेंगे। उसके बाद ब्रिटिश काल और फिर स्वतंत्र भारत में प्रशासन का विकास। सर्वप्रथम हम सिंधु घाटी सभ्यता के काल में प्रशासन का विकास देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2300 से 1750 बीसी के बीच में मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के हालांकि लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं, परंतु अनुमानों के आधार पर पता चलता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता विकसित, व्यवस्थित और सुशासित थी। क्योंकि जब हम उनके नगर नियोजन की प्रणाली देखते हैं, सड़कों की व्यवस्था देखते हैं, नालियों का सिस्टम देखते हैं, माप तोल के उपकरण देखते हैं, लिपि देखते हैं, तो उन खुदाई के अवशेषों से पता चलता है कि ये एक विशाल संगठित साम्राज्य था, जिसके बारे में व्हीलर कहता है कि यहाँ की शासन व्यवस्था धर्म गुरुओं व पुरोहितों के हाथ में थी। हंटर का मानना है यहाँ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था रही होगी। मैके मानते हैं कि प्रतिनिधि शासक सत्ता संभालते थे और पिगेट का मानना है कि यहाँ नगर पालिका संस्था रही होगी, क्योंकि नगरों का जो नियोजन सुव्यवस्थित दिखता है वो इस संबंध में तर्क मजबूत करता है। उसके उपरांत आता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था पाई जाती थी, जिसमें राजा पर अंकुश लगाने के लिए सभा व समिति दो संस्थाएं होती थी। सभा गुरुजनों से आती थी और समिति में जनता के लोग होते थे। न्यायिक व्यवस्था का प्रधान राजा होता था, जिसकी सहायता के लिए पुरोहित होते थे। यहाँ कठोर दंड व्यवस्था का प्रावधान था, जिसे न्याय की दिव्य प्रणाली कहते थे। इसमें सजा देने के परंपरागत तरीके थे, जैसे कुल्हाड़ी का उपयोग, अग्नि का उपयोग, जल का उपयोग। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे नीचे तल पर कुटुंब होता था, जिसमें परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति प्रधान होता था। उसके उपरांत ग्राम, जिसका प्रधान ग्रामणी, विष का विषपति और सबसे ऊपर जन का प्रधान गोप या राजा होता था। ऋग्वैदिक काल के बाद में हम उत्तर वैदिक काल की चर्चा करते हैं। उत्तर वैदिक काल में शक्तिशाली राजाओं का उदय हो गया था और राजा की सहायता के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ी थी। प्रधानमंत्री जो होता था उसे मुख्य मात्य कहते थे। विभाग थे वो शासन संचालन में सहायक होते थे। मंत्रीगणों को रत्निन कहा जाता था। न्याय व्यवस्था में राजा सर्वोच्च होता था और न्यायाधीश है उनको स्थपति कहते थे। सभा व समिति दो संस्था यहाँ भी मौजूद थी, जो राजा को निरंकुश होने से रोकती थी, अर्थात उस पर नियंत्रण करती थी। इसके उपरांत महाकाव्य काल अर्थात रामायण और महाभारत का काल। इस समय विशाल साम्राज्यों की स्थापना हो गई थी, जिसमें सम्राट या राजा पद पर विराजित होते थे। प्रमुखतः राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन था। इसमें सहायक संस्थाएं सभा होती थी, जिसमें लगभग 18 सदस्य होते थे और मंत्री परिषद में लगभग 37 मंत्री होते थे। प्रशासनिक इकाइयों में सबसे नीचे ग्राम से ऊपर 10 ग्रामों का समूह 10 ग्राम, जिसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था।
फिर विशतिग्राम जिसका प्रधान विशपति कहलाता था, फिर शतग्राम जिसका प्रधान शतग्रामी होता था, उसके बाद में सहस्त्रग्राम जिसका प्रधान अधिपति होता था, और सबसे ऊपर राज्य जिसके ऊपर प्रधान राजा होता था। इस समय जन कल्याण को सर्वोच्च वरीयता दी जाती थी। महाकाव्य काल के बाद में बौद्धकालीन राज्य व्यवस्था। बौद्ध काल में मुख्यतः गणतंत्रात्मक राज्य थे, जैसे मौर्य, मल्ल, लिच्छवी, शाक्य। लेकिन 4 राजतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख भी मिलता है: मगध, अवंती, वत्स और कौशल। यहाँ प्रशासन की वास्तविक शक्ति सभा में होती थी और राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। राजा निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता था और समिति राजा को हटा भी सकती थी। इससे आगे की प्रशासनिक व्यवस्था हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।